हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 51 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है भूगोल एवं आपदा प्रबंधन से शहरीकरण। जिसमें क्या है कि बढ़ती आबादी एवं शहरीकरण मतलब जो बुनियादी ढांचा है वह किस तरह से है और इसमें मुख्य बिंदु हम लोग क्या क्या है, ये सभी बातों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। और इसके लिए जो निवेश की आवश्यकता है, भारत की जो शहरी आबादी है वो कितनी है और इसमें कितनी बढ़ाने की जरूरत है, और सरकारी तंत्र की भूमिका क्या है इस क्षेत्र में, केंद्र सरकार के प्रमुख शहरी मशीनों का धीमा कार्यान्वयन किस तरह से हो रहा है, विभिन्न मुद्दों को आज के इस वीडियो में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि विश्व शहरी दिवस जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है, और इसके लिए जो कमजोर नियामक वातावरण और राज्य संग्रह है, इन सभी मुद्दों को आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं और आपके पास करंट अफेयर से रिलेटेड आपके पास कोई स्रोत नहीं है, तो यह जो चैनल है आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस चैनल पे दृष्टि के द्वारा जो मैगजीन दिया जाता है करंट अफेयर्स टुडे जो प्रति मंथ, उसमें विभिन्न न्यूज़पेपर या विभिन्न जो स्रोत है करंट अफेयर्स के, उन सभी का मतलब इसमें समुचित है, यानी सभी तथ्य इस मैगजीन में है। तो एक एक टॉपिक को हम एक एक वीडियो में मतलब हर एक एपिसोड में टॉपिक को लाते हैं, जिससे आप लोगों को हमेशा फायदा हो सके और अपनी पढ़ाई को करंट अफेयर से जोड़ सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी की गई फाइनेंसिंग डिजाइन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, जिसमें क्या है कि कंसंट्रेट्स टू कमर्शियल फाइनेंसिंग एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर पॉलिसी एक्शन। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरी बुनियादी ढांचे में प्रति वर्ष 55 अरब डॉलर का निवेश करना होगा। यह चर्चा में है। तो इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इससे जो संभावित प्रश्न है जो यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं, और इसमें जो प्रीलिम्स के भी टॉपिक है वो भी हम देखेंगे, और जो मेंस के लिए जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो भारत की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश करना शहरीकरण की तीव्र प्रक्रिया से उत्पन्न विभिन्न सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु कारगर साबित होगा। चर्चा कीजिए। तो इस तरह से साबित होगा। तो देख सकते हैं कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या कह रहा है कि भारत की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश करना, यानी सरकार जो है शहर की बुनियादी ढांचे में जो निवेश कर रहा है, जिसके कारण शहरीकरण की तीव्र प्रक्रिया उत्पन्न होगी, जिससे विभिन्न सामाजिक समस्याओं का समाधान हेतु कारगर साबित हो सकती है ना। किन किन क्षेत्रों में होगी, इन सभी मुद्दों के आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं कि इसमें मुख्य बिंदु क्या है, ठीक है। तो यह रिपोर्ट उभरती हुई वित्तीय कमियों को पूरा करने के लिए निजी एवं वाणिज्यिक निवेशों का अधिक लाभ उठाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है, जिसमें सब पॉइंट है कि यह ऐसे समय में है जब भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी लेन देन में पिछले दशक में मौद्रिक मूल्य एवं लेन देन की मात्रा दोनों में, और राज्यों एवं शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी द्वारा केंद्र के कई प्रमुख शहरी मिशनों जैसे स्मार्ट शहरों तथा प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना पर धीमे कार्यान्वयन प्रदर्शन के बीच उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। अब क्या है कि निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ी है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत को अपनी तेजी से बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए शहरी बुनियादी ढांचे में अगले 15 वर्षों में 840 अरब डॉलर का निवेश करना होगा, जो कि सालाना लगभग 55 अरब डॉलर का औसत निवेश है। उसके बाद है कि भारत की शहरी आबादी, तो यानी वर्ष 2036 तक 600 मिलियन लोग भारत के शहरों में रह रहे होंगे, ठीक है, 2036 तक। तो जो जनसंख्या का 40% प्रतिनिधित्व करते हैं,
शहरी भारतीयों का प्रतिशत वर्ष 2015 में 32.8 से बढ़कर वर्ष 2035 में 43.2% हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि स्वच्छ पेयजल, विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति, कुशल और सुरक्षित सड़क परिवहन आदि की अधिक मांग के साथ भारतीय शहरों की शहरी अवसंरचना और सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है। क्योंकि लोग अभी जिस तरह से गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, तो उस तरह से शहर की जो सुविधाएं हैं, है ना, कम से कम जल, विद्युत और जो सड़क है, ये तो मूलभूत आवश्यकताओं में से है ना, तो इनको तो कम से कम बढ़ाना पड़ेगा। तो यही बात है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सरकारी तंत्र की भूमिका। तो वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारें शहर के बुनियादी ढांचे में 75% से अधिक का वित्त पोषण करती है, जबकि शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी अपने स्वयं के अधिशेष राजस्व के माध्यम से 15% का वित्त पोषण करते हैं। उसके बाद है कि जो इसमें सब पॉइंट है वह है कि वर्तमान में भारतीय शहरों की बुनियादी ढांचे की जरूरतों का केवल 5% ही निजी स्रोतों के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। उसके बाद है अगला जो पॉइंट है कि केंद्र सरकार के प्रमुख शहरी मिशनों का धीमा कार्यान्वयन है कि उदाहरण के लिए स्मार्ट सिटी मिशन SCM और प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY जैसे केंद्र के कई प्रमुख शहरी मिशनों पर राज्यों एवं शहरी स्थानीय निकायों ULB द्वारा धीमा कार्यान्वयन प्रदर्शन भी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे शहरी स्तर पर कार्यान्वयन क्षमता बाधित होती है। जिसमें सब पॉइंट है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत भर में ULB ने अब तक पिछले 6 वित्तीय वर्षों में SCM और अमृत के तहत अनुमोदित परियोजनाओं की संचयी लागत या परिव्यय का केवल 5वां हिस्सा ही निष्पादित किया है। अगला जो सब पॉइंट है कि वह रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मिशनों के तहत स्वीकृति परियोजनाओं की कुल लागत क्रमशः SCM और अमृत के लिए 27 बिलियन US$ और 10 बिलियन US$ है, जो यानी SCM के लिए 27 बिलियन US$ और अमृत के लिए 10 बिलियन US$ है, जिसे शहरी स्थानीय निकाय केवल 22% SCM और 18% अमृत तक ही निष्पादित कर पाए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP लेन देन किस तरह से है। तो भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP लेन देन ने पिछले दशक में मौद्रिक मूल्य और लेन देन की मात्रा दोनों में एक उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की है। वर्ष 2000 शहरी क्षेत्र में यानी 2000 से शहरी क्षेत्र में क्या है कि $5.5 बिलियन की कुल लागत की 124 PPP परियोजनाओं का अधिनिर्णय किया गया है। इसमें सब पॉइंट है कि हालांकि PPP परियोजनाओं वित्त पोषण में वर्ष 2007 और 2012 के बीच संक्षिप्त लेकिन पर्याप्त वृद्धि है के बाद काफी गिरावट आई है, जब इनमें से अधिकांश परियोजनाओं को अधिनिर्णयित किया गया था। वर्ष 2000 के बाद से प्रदान किए गए सभी PPP निवेशों में से केवल 1/3 निवेश पिछले दशक में हुआ, जिसमें 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 55 परियोजनाएं शामिल हैं। अगला देखते हैं कि इसके लिए सुझाव क्या हो सकता है। तो शहरी एजेंसियों की क्षमताओं का विस्तार करने की जरूरत। रिपोर्ट बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शहरी एजेंसियों की क्षमताओं का विस्तार करने की सिफारिश करती है। वर्तमान में 10 सबसे बड़े UBL हाल के 3 वित्तीय वर्षों में अपने कुल पूंजी बजट का केवल 2/3 खर्च करने में सक्षम थे। उसके बाद है कि अगला जो पॉइंट है वह है सुदृढ़ वित्तीय ढांचे की आवश्यकता। यह रिपोर्ट मध्यम अवधि के लिए कई संरचनात्मक परिवर्तनों की सिफारिश करती है, जिसमें राजकोषीय हस्तांतरण प्रणाली और कराधान नीति शामिल है।
यह शहरों को अधिक निजी वित्त पोषण का लाभ उठाने में मदद कर सकती है। उसके बाद कह रहा है कि क्या आप अवगत है? तो विश्व शहरी दिवस 31 अक्टूबर, ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट है कि विश्व शहरीकरण को बढ़ावा देने और इसकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को उजागर करने के लिए यूएन हैबिटेट द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व शहरी दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि जब शहरीकरण हेतु कोई योजना बनाई जाती है और उसे अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता है तो शहरीकरण गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश लगाने में मदद करके और जलवायु परिवर्तन को कम करने में योगदान देता है। अगला पॉइंट है कि हालांकि अनियोजित विकास के परिणाम स्वरूप मलिन बस्तियों का प्रसार, प्रदूषण, किफायती आवास की कमी, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की खराब पहुंच और प्राकृतिक खतरों के प्रति संवेदनशीलता का परिणाम होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि इस वर्ष के विश्व शहरी दिवस की थीम एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल है, जो सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने में शहरी क्षेत्रों की भूमिका को पहचानती है। हालांकि SDG के दायरे में वैश्विक क्रियान्वयन स्थानीय यानी बड़े पैमाने पर शहरों में, ठीक है। उसके बाद है कि सब पॉइंट है कि अगले कुछ दशकों में अनुमानित 90% शहरीकरण अकेले शहरों में होगा, है ना। उसके बाद है कि अगला सब पॉइंट है कि SDG 11 सतत शहरीकरण को वैश्विक विकास के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक के रूप में पहचानता है। अगला पॉइंट है कि इसके अलावा विश्व बैंक की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना यह मानती है कि कम कार्बन टिकाऊ अर्थव्यवस्था में इस संक्रमण के लिए शहर महत्वपूर्ण होंगे। इस कार्य योजना का लक्ष्य औसतन 35% वित्त पोषण को जलवायु के लिए निर्देशित करना है और इस संबंध में सिटी क्लाइमेट फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस गैप फंड एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। उसके बाद है कि अगला पॉइंट है कि कमजोर नियामक वातावरण और राजस्व संग्रह। एक कमजोर नियामक वातावरण और कमजोर राजस्व संग्रह भी अधिक निजी वित्त पोषण तक पहुंचने वाले शहरों की चुनौती को जोड़ता है। बिल्कुल। उसके बाद अगला सब पॉइंट है कि वर्ष 2011 और वर्ष 2018 के बीच निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 0.3 से 0.6% के औसत की तुलना में शहरी संपत्ति कर सकल घरेलू उत्पाद GDP का 0.15% था। रिपोर्ट में कहा गया कि नगरपालिका सेवाओं के लिए कम सेवा शुल्क भी उनकी वित्तीय व्यवहार्यता और निजी निवेश के प्रति आकर्षण को कम करता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि संरचनात्मक सुधार क्या है। तो मध्यम अवधि में रिपोर्ट कराधान नीति और राजकोषीय हस्तांतरण प्रणाली सहित संरचनात्मक सुधारों की एक श्रृंखला का सुझाव देती है जो शहरों को अधिक निजी वित्त पोषण का लाभ उठाने की अनुमति दे सकती है। अगला पॉइंट है कि अल्पावधि में यह बड़े उच्च क्षमता वाले शहरों के एक समूह की पहचान करता है जो निजी वित्त पोषण की उच्च मात्रा को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। अगला पॉइंट है कि शहरीकरण, ठीक है। तो शहरीकरण की क्यों जरूरत है और कैसे बनता है? तो जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में हस्तांतरण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या में तदनुरूप गिरावट और जिस प्रकार से समाज इस परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को ढालता है, समग्र रूप से इसे शहरीकरण कहा जाता है। कि जिस तरह से गांव के लोग पलायन कर रहे हैं शहर की ओर और ग्रामीण में क्या है कि गिरावट आ रही है लोगों का, और इसके लिए जो शहर मतलब ग्रामीण जो है शहर में आकर के उस शहरीकरण में ढलना, यही शहरीकरण कहलाता है। यानी शहर के अनुरूप ढलना शहरीकरण कहलाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि शहरीकरण के कारणों में प्राकृतिक रूप से जनसंख्या वृद्धि तथा ग्रामीण से शहरी प्रवास को महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि वैश्विक शहरीकरण किस तरह से होंगे। तो सबसे अधिक शहरीकृत क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिका जो वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में 83% आबादी है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जो 81% है, यूरोप के शहर में 75% तथा ओशिनिया 67% शामिल है। एशिया में शहरीकरण का स्तर लगभग 52% है। अफ्रीका का परिवेश अधिकांशतः ग्रामीण है, इसकी 44% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। तो दोस्तों इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे उसे भी इसका फायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।